Good morning, students. Today we will learn about the fundamentals of anatomy, physiology, and kinesiology. The first word is, what is anatomy? सुना है ना बेटा? Yes. Anatomy is the study about the structure of a human being. Human being के structure के बारे में पढ़ना उसे हम कहते हैं anatomy. Now what is physiology? हमारी बॉडी में जो फंक्शनिंग है, स्टडी अबाउट द फंक्शंस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, उसको हम कहते हैं वायर. चलो, एनीवे, प्लीज सिट हियर. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लेसन फंडामेंटल ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड किनेसियोलॉजी. ठीक है बेटा. सबसे पहले कि एनाटॉमी होता क्या है? द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बीइंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म. कोई भी, सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, दैट इज एनाटॉमी. नाउ व्हाट इज फिजियोलॉजी? फिजियोलॉजी है, एनाटॉमी तो है उसके स्ट्रक्चर के बारे में, किस तरीके से उसकी बनावट है, उसके कौन कौन से ऑर्गन है, उनका क्या, अब उनकी जो फंक्शनिंग है, उनका क्या क्या काम है, उसके बारे में पढ़ना जो है, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी. ठीक है. और उसके बाद आता है किनेसियोलॉजी. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ बायोमैकेनिक. ठीक है ना, हमारी बॉडी का और मैकेनिज्म के बारे में कि इन दोनों के रिलेशन से जो मूवमेंट्स होती हैं, हम मूवमेंट करते हैं, उसे हम किनेसियोलॉजी कहते हैं. ठीक है बेटा. इतनी बात समझ में आ गई कि स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ना. हमें पता है कि हमारी बॉडी में जैसे 9 सिस्टम्स हैं. ठीक है ना. वी यूजुअली डिस्कस दिस कि हमारी बॉडी में 9 सिस्टम्स हैं और उन सिस्टम्स का क्या वर्किंग है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दोज सिस्टम्स. क्योंकि अगर वो सिस्टम बने हैं तो किसी काम के लिए बने हैं, अदरवाइज तो है नहीं है. तो उनका जो है रोल वो क्या है या क्या हमें बेनिफिट देती है. एक भी चीज़ अगर हमारी उसमें से मिल जाए तो हमें उसका लोड कहाँ पर भुगतना पड़ता है, ये सारी चीज़ें जो हैं उसके बारे में पढ़ना जो है वो फंक्शनिंग है, दैट इज कॉल्ड अ फिजियोलॉजी ऑफ. ठीक है ह्यूमन. अब तीसरा आता है कि किनेसियोलॉजी क्या है. ठीक है ना. वो है हमारी बॉडी की, जैसे मैं मूवमेंट्स ये कर रही हूँ या कुछ भी है, जो भी मूवमेंट्स वगैरह की जाती हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम किनेसियोलॉजी. अब इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस क्या है, इनका क्या महत्व है, बॉडी के स्ट्रक्चर का, उसके फंक्शन का, उसकी लोकोमोशन या मूवमेंट्स का क्या बेनिफिट. ठीक है. उसकी हमें क्या ज़रूरत है या हमें उसका क्या है. सबसे पहले तो है कि ये हमें, क्योंकि वो फिजिकल एजुकेशन से रिलेट कर रहे हैं, तो ये स्पोर्ट्स इंजरी में हमें सपोर्ट करती हैं, प्रिवेंट करती हैं या हमें बचाती हैं. ठीक है. दूसरा आता है इसमें हमारा जो है रिहेबिलिटेशन. हमारी जो किनेसियोलॉजी है उसमें हम केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ऑफ द केमिकल्स जो है या हमारी बॉडी की जो वर्किंग है उसके बारे में पढ़ते हैं. ठीक है ना बेटा. तो रिहेबिलिटेशन क्या है, रिहेबिलिटेशन का एक्चुअली मीनिंग पता है क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिहेबिलिटेशन? इट इज व्हेन समबडी इज नॉट इन अ प्रॉपर कंडीशन. इंजरी कोई हुई मान लो तुम्हें, पहले उसकी हम फर्स्ट एड, मेडिकेशन, फिर उसके बाद रेस्ट, थेरेपी करवा के दोबारा उसी चीज़ को हम वही पोजीशन में जब लाते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिहेबिलिटेशन. ठीक है. ऑफ एनीथिंग. तो ये क्या है, इसमें मदद करते हैं. यानी कि हमने ये पढ़ा है कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स हैं जो रेस्ट करने से वियर एंड टियर, ठीक है ना, टूटते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, जो हमें न्यू एनर्जाइज करते हैं और फिर हम काम करने के लिए दोबारा उसी कंडीशन में शुरू हो जाते हैं. दैट इज कॉल्ड द रिहेबिलिटेशन. इट हेल्प्स इन द रिहेबिलिटेशन आल्सो. उसके बाद आता है हमें सिलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स में हेल्प करता है, क्योंकि हमें अगर अपनी बॉडी के बारे में पता होगा, मुझे ये पता है कि मेरी बॉडी स्टिफ है या उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम है. ठीक है. तो मेरी जो कोच या जो भी ट्रेनर है वो सेलेक्ट करने में इजी रहेगा, या मुझे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या मुझे फास्ट मेरी जो एंडोरेंस पावर है वो ज़्यादा है, तो ये इसकी हेल्प से हम ये कर सकते हैं कि हम गेम को सेलेक्ट करने में हमारी बहुत ही हेल्प मिलती है कि कौन सी ऐसी गेम है जिसमें एंडोरेंस की ज़्यादा ज़रूरत है, लेस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, या स्पीड ज़्यादा है, तो कौन सी गेम है जो मच सुटेबल रहेगी जिससे हम
खेल के या आउटपुट या हमारी परफॉर्मेंस या रिजल्ट जो है वो बेटर आ सकता है। ठीक है, इसके बारे में वो है। इट प्रोवाइड्स द नॉलेज अबाउट द ऑर्गन्स। ऑब्वियसली मुझे मेरे शरीर के बारे में पता होगा कि मुझे क्या करने से क्या प्रॉब्लम होती है या नहीं होती, या मुझे कोई उसका महसूस नहीं होता, तभी मैं सेलेक्ट करता हूँ ना, तभी गेम्स के सिलेक्शन के लिए मैं बता सकता हूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस चीज़ को आसानी से। इट मीन्स हमें पहले अपनी बॉडी के ऑर्गन्स की नॉलेज होगी, ठीक है ना, हमें पता चलेगा। कई बच्चे होते हैं, मैं थोड़ा सा भाग लेता हूँ, मुझे सांस हो जाती है, लेकिन मैं सीटिंग में बहुत ज़्यादा काम कर सकता हूँ, या मेरी कंसंट्रेशन बहुत फास्ट है, या मेरी क्विक रिफ्लेक्सेस बहुत है, तो हम ऐसी कौन सी गेम रखें जिसमें उसके ये वाली क्वालिटीज जो है वो यूज हो सके। ठीक है, ये है इम्पोर्टेंस रिगार्डिंग दिस। उसके बाद फर्स्ट एड की इम्पोर्टेंस, ठीक है ना, उसके बारे में हमें पता होना। अब फर्स्ट एड क्या होता है और फर्स्ट एडर क्या होता है? फर्स्ट एड होती है इमीडिएट आफ्टर द इंजरी द ट्रीटमेंट गिवन टू द पर्सन बिफोर द अराइवल ऑफ एनी स्पेशलिस्ट और अ डॉक्टर। कोई भी अगर मान लो जैसे हम आम देखते हैं, भगवान ना करे किसी के साथ कोई एक्सीडेंट होता है या हाथ कट जाता है या कुछ भी होता है, तो हमारी सबसे पहले होती है ओहो इसका हाथ जल्दी से, वी नो द नॉलेज रिगार्डिंग दिस कि इसका हाथ यहाँ से बांध दो, या बाइट होगी है किसी की तो हमें इसकी वॉशिंग करनी है, या पहले ये करवाना है, या जो चीज़ की अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग करना है, या पैनिक नहीं क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें हमें इसके थ्रू पता चलती है। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है हमें प्रिपेयरिंग फॉर द ट्रेनिंग प्रोग्राम, कि इतना लंबा प्रोग्राम है, उसमें तुम्हारी बॉडी की कितनी हेल्प है, तुम किस तरीके से इसको करोगे, इसके बारे में। ये थ्रू द एनाटॉमी, इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड किनेसियोलॉजी है, मूवमेंट्स का, स्ट्रक्चर का, फंक्शन के बारे में पता होने के साथ साथ हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ इन चीज़ों की हमें इसके बारे में। अब आता है नॉर्मली जो है वो बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा एक जगह पर कि क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स क्या है, टाइप्स ऑफ बोन्स क्या है, और टाइप्स ऑफ बोन नहीं सॉरी टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन का हिंदी में क्या मायने होगा, या पंजाबी में कभी सोचा कि क्लासिफिकेशन किसको कहते हैं? नहीं, चलो पहले एक चीज बता दूं, हमारी स्केलेटन सिस्टम जो है उसको हमने नॉर्मली दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, वर्बली नॉट ऐसे। एक होता है हमारा एक्सेल, ई एक्स आई एल, ठीक है, और एक होता है हमारा अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर नहीं, अपेंडिकुलर। ठीक है, याद करने का, एक्सेल और अपेंडिकुलर। ठीक है बेटा, एक्सेल के अंदर क्या होता है, हमारी हेड, नेक, ठीक है, बैक वर्टिब्रा जो है उसके एंड तक का पार्ट जो है वो सारा उसके अंदर है। ठीक है, उसमें इवन रिब्स इंक्लूड होते हैं, मीन्स ये लिम्स वगैरह नहीं, या पेल्विक गर्डर से नीचे का पोर्शन नहीं। जो अपेंडिकुलर है उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, हमारी बाजू है, हमारी टांग है, हमारे बुक का ये पूरा सारा एरिया, और पैरों तक का जो सामान है वो सारा हम लेते हैं अपेंडिकुलर के अंदर। दो चीज़ें याद हो गई। अब जो एक्सेल है उसमें कंसिस्ट ये नॉर्मली नियर अबाउट 60 बोन्स इसके अंदर, जबकि अपेंडिकुलर में हमारे बॉडी की जो लिम्स वगैरह की बोन्स ये सारी मिलाकर छोटी बड़ी ये होती है 126 के नियर। ठीक है, इतनी ही होती है। अब है क्वेश्चन कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है हिंदी में उसको कहते हैं कैटेगराइज करना, वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण होना किसी चीज
क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण, ठीक है बेटा। अब वर्गीकरण मीन्स कैटेगराइज करना। जैसे हमारी बॉडी में बोन्स हैं, कुछ लंबी बोन्स हैं, कुछ छोटी हैं, कुछ फ्लैट्स बोन है, ठीक है, कुछ इरेगुलर है और कुछ सिस्मॉइड बोन्स बोलते हैं। 5 तरीके का इसे हमने क्लासिफाई किया। तुम्हें उस दिन थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी ना, लेट मी टेल यू दिस इज ऑफ 5 टाइप्स कैटेगराइज। जो क्लासिफिकेशन होती है वो 5 तरीके की होती है। एक हमारे शरीर में जो लंबी वाली बोन्स है, हड्डियां जिनको बोलते हैं, एक छोटी हड्डियां होती हैं, ठीक है, 2 हो गई। एक इरेगुलर है जिनकी कोई शेप, कहीं पे भी जैसे हम देखते हैं ना कहीं पे गैप्स होते हैं, वहां पे हम उसके हिसाब से कटिंग करके फिक्स्ड करते हैं चीजों को, उस तरीके के होते हैं। कुछ फ्लैट होती हैं और कुछ सिस्माइड होती हैं, सीसम के सीड्स की तरीके की बारीक बारीक सी छोटी छोटी सी बोन्स होती हैं। अब बड़ी बोन के अंडर आती है हमारी पुलमन, ठीक है, हाथ की है, यहाँ की है, लेग्स की है, ये सारी इसके अंदर आती है। अब स्मॉल बोन्स के अंदर टार्सल्स की, मेटाटार्सल्स की, हाथ की, फिंगर्स की, ये बोन्स हैं। फ्लैट के अंदर ये शोल्डर्स की है हमारी बोन्स है, ये पेल्विक गिल्डर की, यहाँ की जॉइंट्स के साथ की बोन्स है, ये सारी आती हैं। इरेगुलर के अंदर छोटी छोटी बोन्स जो है यहाँ पर, वो हमारी सारी की सारी कापर में, वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाती है, ठीक है ना बेटा। और जो सिस्मॉइड बोन्स हैं वो हमारे घुटने के अंदर, बोलो हाथ के पैरों में, छोटी छोटी जगहों पर जहाँ पर फिक्सिंग हुई है वहाँ पर बोन्स होती हैं, उन्हें हम सिस्मॉइड। अब इस चीज की तुम्हें क्लैरिटी हो गई है कि 5 तरीके की क्लासिफिकेशन है। उस दिन जब क्वेश्चन आया था यू वर कंफ्यूज्ड, अ टाइप्स ऑफ जॉइंट्स एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स इज एंटायरली डिफरेंट, बट इट वाज नॉट क्लियर टू यू, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू क्लासिफिकेशन इज ऑफ 5 टाइप्स। कौन कौन सी है बोलो बेटा? लॉन्ग है, शॉर्ट है, इरेगुलर है, फ्लैट है, सिस्मॉइड। अगेन once again let us repeat, one is long, short, irregular, flat, सिस्मॉइड। अब ठीक हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम जॉइंट्स में। व्हाट इज जॉइंट? पहला क्वेश्चन आता है कि जॉइंट होता क्या है, ठीक है ना। डू यू नो व्हाट इज जॉइंट? जॉइंट का मतलब क्या होगा? वेरी इजी वे है ना। जॉइंट मीन टू अटैच, टू कनेक्ट वन और मोर देन, टू और मोर देन, कोई भी चीज को कनेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड अ जॉइंट, ठीक है। अब हमारे पास है कि जॉइंट्स क्या हैं। जॉइंट्स 3 तरीके के होते हैं बेटा, ठीक है। 3 तरीके के जोड़ होते हैं शरीर में। पहला तो है इमूवेबल, वो मूव नहीं करता, ठीक है, उसमें मूवमेंट्स जो है वो बहुत कम होती हैं। दूसरा होता है फ्रीली मूवमेंट या मूवेबल, हम उसे कह देते हैं। और तीसरा होता है स्लाइड, थोड़ा बहुत हिलना, ठीक है। कितने प्रकार के हो गए जॉइंट्स जो हैं? वो 3 टाइप्स के। फर्स्ट इज इमूवेबल या मूवेबल, ले लो, मूवेबल, इमूवेबल एंड स्लाइड मूवेबल, ठीक है। अब ये है हमारे शरीर में जॉइंट्स अलग अलग तरीके के, ठीक है। ये तो प्रकार है ना, 3 प्रकार के। अब कई ऐसे हैं जो पूरा रोटेट कर देते हैं, जैसे नेक है, ठीक है ना, हम पीछे एक्सेस पेक पे ही ये पूरा का पूरा मुड़ जाता है हमारा, ठीक है ना। ये हम इसे हम पाइवट जॉइंट कहते हैं, इनके नाम है अलग अलग। पाइवट जॉइंट, एक्सेस पे। अब एक होता है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट जो है वो एक तरफ को जाता है, दूसरे नहीं। ये हो गया नीज का, हो गया सीधा रहेगा या मुड़ेगा कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। ये कंफर्म हो गया पाइवट। नेक का रोटेशनल जो है, हम इसको नॉर्मली इसका एग्जांपल पाइवट जॉइंट का हम देते हैं। उसके बाद हिंज जॉइंट है जिसमें हमारे, अब एक जॉइंट होता है उसका नाम है सैडल। सैडल वैसे नॉर्मली कहते हैं कि जो घोड़े की गद्दी होती है उसको भी सैडल बोलते हैं, फिक्स हो जाता है ना। ऐसे ही हमारे हैं, ये थंब का फिक्स हो, यहाँ पर फिक्स रोटेशन कहता है, ये सैडल जॉइंट के अंदर आ जाता है, ठीक है बेटा। एक होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है, एक सी का होता है, उसके अंदर किसी चीज का फिक्स होना, और उसके बाद ये रोटेट करता है। जैसे हमारी बाजू है, हमारी लेग्स के है, ठीक है ना। लेग जहाँ पे हिप जॉइंट है उसको हम लेग नहीं हिप जॉइंट करते हैं, जहाँ पर वहाँ भी मूवमेंट्स हम लेग्स की करते हैं ना, ये
किसके अंडर आता है? ये बॉल एंड सॉकेट। अब याद रखिएगा बेटा, एक है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, शोल्डर और हिप का जॉइंट, ठीक है। सैडल जो है उसमें बेस्ट ले लो, थंब, ठीक है। एक एक याद कर लो, थोड़ा सा इजी हो जाता है और याद भी हो जाता है, ठीक है ना। पाइवट में हम एक्सल पे घूमता है नेक का नहीं। हिंज जॉइंट जो है मैं वो बताती हूँ, वो है हमारा एल्बो का और नी का। इसका एक एग्जांपल, हिंज जॉइंट का मतलब है एक ही, अब जैसे हमारे घरों में आम दरवाजे जो तो ग्लास के हैं वो तो दोनों तरफ खुलते हैं, लेकिन नॉर्मली जो होते हैं वो एक दरवाजे एक तरफ ही खुलते हैं, हिंज जॉइंट। अब एक है ग्लाइडिंग, एक्सेस के ऊपर मूव करना, ठीक है। इन्हें प्लेन जॉइंट्स भी कहते हैं, प्लानर भी कहते हैं, प्लेन भी कहते हैं, ग्लाइडिंग याद रहेगा। इनको हम कह सकते हैं व्हाट इज अनदर नेम ऑफ अ ग्लाइडिंग जॉइंट, तो हम उसे बोलते हैं प्लेन जॉइंट या प्लानर जॉइंट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। इसके होते हैं कार्पल, टार्सल पैरों के, हाथी के, मेटाटार्सल, ये सारे इसके अंदर। इतनी बात अब समझ में आ गई कि इसमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम लगती है तो बता दो बेटा, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स, क्योंकि हमें पता है हमारी जो बॉडी है बोन्स, मसल्स, कार्टिलेजेस के द्वारा ही बनी, ठीक है ना। इसके मूवमेंट्स जो है जॉइंट है इसके द्वारा मूवमेंट्स होती हैं। इसके अंदर अब हमारा जो मांस है इसके अंदर बोन्स है, बोन्स के जॉइंट्स के अंदर कहीं पर तो हमारे बेटा फ्लेक्सिस या पैडिंग है जो हेल्प करती है, और जहाँ पर मूवमेंट नहीं, अदरवाइज तो क्या होगा, अदरवाइज तो हमारी ये चीज़ें जो है वो एक दूसरे से टकरा कर पेन भी तो करेंगी। तो इनके लिए कार्टिलेजेस हैं, टिश्यूज हैं, लिगामेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं मसल्स। ये मसल्स क्या है, ये कितने टाइप के होते हैं, ये आपने 8th में भी पढ़ा होगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल्स आर देयर? 3 टाइप्स, स्ट्रेट मसल्स, स्मूथ जिसको बोलते हैं, और कौन से होते हैं, ठीक है। स्ट्रेट मसल्स हम स्मूथ मसल्स बोलते हैं। एक कार्डियक मसल्स है जो सबसे हार्ड और सबसे स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं, जो हमारे हार्ट के हैं। और कौन से होते हैं, स्मूथ मसल्स को हम इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं, पता है, स्मूथ और इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। और जो स्ट्रेट स्केलेटन या स्ट्रेट या वो वॉलेंट्री मसल्स। अब ऐसा है, इनवॉलेंट्री वो चीजें हैं जो किसी के काबू में, ठीक है। वॉलेंट्री वो है जो हमारी परमिशन से या ऑर्डर से नर्वस सिस्टम या बॉडी के पूरे ऑर्डर से वर्क करते हैं। और एक कार्डियक मसल्स होती है, ठीक है बेटा। ये 3 टाइप की मसल्स याद होगी, ठीक है। हम इसे अगर इजी ले लें, कई बार बच्चे ऐसा होता है कि स्मूथ स्ट्रेट इसमें ना कंफ्यूज रहते हैं, तो हम इसको याद दूसरे तरीके से कर लेते हैं, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड कार्डियक मसल्स। हमारे लिए भी आसानी है और हमें समझने भी ज़्यादा आसानी रहेगी। इनवॉलेंट्री का नाम आते ही हमें पता चलेगा, दोज हु आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, एंड दोज हु आर अंडर कंट्रोल, दैट इज वॉलेंट्री, एंड द थर्ड वन इज कार्डियक मसल्स। अब ये जो मसल्स हैं इनकी बेटे कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, कुछ इनकी जो है अपनी अलग सी पहचान है, ठीक है। प्रॉपर्टीज इनकी क्या क्या है, उसके अंदर आता है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, इलास्टिसिटी, ठीक है। इसलिए क्योंकि हमारे मसल्स जो है हम जब खेलते हैं या कोई भी काम करते हैं या जो भी चीज़ हमारी रीच से थोड़ा सा अवे है, वी ट्राई टू एक्सटेंड कि हम इसे आसानी से ले सकें, ठीक है। उसके बाद वहां तक स्ट्रेच होना, दोबारा अपनी पोजीशन में ही आ जाना, इलास्टिसिटी कहलाता है ना। इलास्टिक को कभी भी देखो खींचेंगे, जब उसे छोड़ेंगे वो दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाता है। लेकिन अगर ओवर स्ट्रेचिंग या उसका ओवर यूज हो जाता है, इलास्टिक से ही हम एग्जांपल लेते हैं रबर बैंड का, अगर वो 1-2 बार खींचते हैं छोड़ते हैं वो अपनी जगह पर आ जाता है। लेकिन अगर हम बार बार करते हैं, उसकी इलास्टिक ओवर वर्किंग जो है उससे जितनी चाहिए उससे ज़्यादा जब लेनी शुरू कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो हमारी उसमें काबू में नहीं आती, वो फिर ढीले पड़ जाते हैं। इसी तरीके से मसल्स का है, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है बेटा। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है इसमें, इलास्टिसिटी है, एक्साइटेबिलिटी है, स्टिमुलस होने से या तो सिकड़ जाते हैं
या खुल जाते हैं, जैसे भी इनका होना। और एक्सटेंसिबिलिटी है, कितनी एक्सटेंड तक ये जा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? 4 तरीके हैं, लिख लो। इफ यू कैन राइट यू कैन। पहला है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी मीन्स कॉन्ट्रैक्ट से है। एक्साइटेबिलिटी है, ठीक है, हाँ, एक्साइटेबिलिटी। एक्सटेंड करना, एक्सटेंसिबिलिटी। और इलास्टिसिटी। किसमें? फ्लेक्सिबिलिटी, वो हमारे जॉइंट्स को भी हेल्प करता है। इलास्टिक, इलास्टिक का दोबारा आना, छोड़ के वापस आ जाना। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वहीं पे सिकुड़ जाना। एक्सटेंड का मतलब है जब जरूरत पड़ना उसको और आगे कर देना। ठीक है, डिफरेंस ज्यादा नहीं होता है, पर सिर्फ समझ में कहाँ पर आना है, क्या है। ठीक है, अगर मान लो मैंने बॉल थ्रो करनी है, मेरी पूरी बॉडी के मसल्स ऊपर बास्केटबॉल के लिए, तो मैंने उसको करना है, लेकिन उसके बाद मेरा नीचे आना और हाथ को वहीं पर आ जाना। एक्सटेंड किया है, उसके बाद इलास्टिसिटी में आ गया। ठीक है ना, वापस अपनी पोजीशन में आ गया। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, खोल के उसके बाद दोबारा आ जाना उसको। ठीक है बेटा, अब ये चीजें क्लियर हो गई। अब हम लेते हैं इसी में, क्योंकि रिवीजन आ रही है तो इसी लेसन में इसमें आता है फंक्शंस क्या क्या हैं इसके, मसल्स के क्या क्या फंक्शन है, ये क्या क्या काम कर सकते हैं या क्या क्या चीजें। सबसे पहले तो मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं। किसी भी तरीके की मूवमेंट्स जो है वो हम स्केलेटल सिस्टम में मसल्स के थ्रू करते हैं। मस्कुलर सिस्टम, मसल्स जो हैं वही हमारी सबसे ज़्यादा हेल्प करती है मूवमेंट में। हमारे पोस्चर को मेंटेन करने में भी हेल्प करती है। आपने देखा होगा एज के अकॉर्डिंग बेटा, जैसे ही बड़े जाने शुरू होती है, हमारी मसल्स की वीकनेस के साथ साथ बॉडी स्ट्रक्चर भी डाउन या अलग होना शुरू होता है। इसलिए मूवमेंट स्लो होनी शुरू हो जाती है, पेन ज़्यादा होती है, क्यों? फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होनी शुरू है, या एडहेसिव जो है बॉडी के वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे मूवमेंट्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए पहला है मूवमेंट, हेल्प इन मूवमेंट्स, देन मेंटेन द पोस्चर, देन इन रेस्पिरेशन है। अब रेस्पिरेशन पे कैसे हेल्प करेगा बेटा? इनवॉलेंट्री है ना, एयर का अपने आप अंदर जाना, बाहर आउटलेट करना, कार्बन डाइऑक्साइड को देना, ये सारी इसमें भी ये हेल्पफुल होती है। देन हीट, मेरा ना फिर सर लोग कह दो मेरा नहीं आ रहा है, एक बार कर नहीं, मेरा नहीं है, कह दो की बोल दे, हाँ कह दो कि मेरी मेल नहीं है। The next topic is that is a heat generation. मूवमेंट जितनी ज़्यादा होगी बॉडी में हीट जनरेट उतनी ही ज़्यादा होगी, वर्किंग कैपेसिटी उतनी बढ़ेगी और हम उतनी ही फास्ट काम को कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये हम बड़ी एक कॉमन चीज़ है, और ये हमारी बॉडी को शेप देने में भी हेल्प करती है। प्रोवाइडेड स्केलेटल सिस्टम तो है, उसने स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है, उसके ऊपर मेंटेनेंस देखते हैं हम, वेल बिल्ड भी होते हैं, स्मार्ट भी होते हैं, स्लिम भी होते हैं। मसल्स बिल्डिंग का कैसे हमारी बॉडी पर होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारा बॉडी पोस्चर या हमारी लुक जो है वो कैसे चेंज होती है, इसका हेल्पफुल होती है मसल्स। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? इतना क्लियर हो गया आपको? नाउ नेक्स्ट चीज है वो हम करते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। पता है सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? सर्कुलेटरी है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन। सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम इज इनहेल एक्सहेल, जिसमें कौन कौन सी चीजें हेल्पफुल है बेटा? ये पता है आपको? रेस्पिरेटरी में सबसे पहले हमारा किसका पार्ट है? ये नोज का, यहाँ देखो नॉस्ट्रल से, ठीक है। उसके बाद वो कहाँ पर जाएगा आपको पता है? हाँ, नोज है, एक्सटर्नल है, फिर उसके बाद वो हमारे कैविटी इंटरनल नोज में जाता है, फिर हमारे फेरेक्स में जाता है, इसोफेगस रोटी के लिए होता है, फिर लैरिक्स है, फिर ट्रैकिया है, ठीक है, फिर ब्रोंका है, ठीक है ना, फिर डायाफ्राम है, जब फुलाते हैं, ठीक है, वो ऊपर नीचे हो जाता है, जब हम छोड़ते हैं ऊपर। ठीक है, लिख लो ये सारे पार्ट्स एक पर।
सबसे पहले है एक्सटर्नल नोज, फिर नेजल कैविटीज, फेरेंक्स, देन लैरिंक्स, LAR, हाँ, उसके बाद आता है ट्रेकिया, फिर ब्रोंकियल ट्री है उसके बाद आता है डायफ्राम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या होगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो इसी का फंक्शन है, सांस आया तो इंसान है, नहीं आया तो गायब हो गया। इट्स अ मेन थिंग है ना, सबसे इम्पोर्टेंट तो इसी का काम है। और उसके बाद लंग्स का भी इसी के अंदर आती है, ठीक है ना, मैं बोलना भूल रही हूँ, लंग्स, ठीक है। अब इसका मेन फंक्शन क्या है? इनटेक द ऑक्सीजन एंड जो है रिमूव करती है हमारी बॉडी से CO2। मनु आ गई है, कितने सालों की आ गई है, फिर कितने लैब से जा रहे हैं ना, अगर लैब कहते वैसे चेक कर दे मनु में बैठा जगह तो मोटी है, ठीक है बेटा। इसका मेन फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ बॉडी है। अगर ये रेस्पिरेशन नहीं है तो मैंने बोल दिया, ठीक है ना। इसका क्या है? इनहेल करना, ऑक्सीजन लेके जाना, और कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी के अंदर है गैस है CO2, उसको रिमूव कर देता है, ठीक है। ये है। अब इसके साथ ये क्या करता है? एक्सचेंजिंग ऑफ गैस जब होती है, एक्सचेंज है ना, ऑक्सीजन का जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना, दिस इज एक्सचेंजिंग है। फिर एसिड बेस बैलेंस करता है हमारी बॉडी का सारा पूरा, ठीक है। मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है या हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है। अब आता है इसी में, इस चैप्टर में है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वर्ड कभी सुना है? किसने सुना है? मैथ्स का भी है वैसे तो इक्विलिब्रियम, पर वो वर्ड में नहीं आता। अगर हम इसका लेमन वो करें तो बैलेंस। इक्विलिब्रियम का मतलब बैलेंस करना है ना, बॉडी को बैलेंस करना। बॉडी को बैलेंस करने के लिए क्या बहुत सारी चीजें होती हैं मूवमेंट्स में, इसी तरह इक्विलिब्रियम जो है दैट इज अ बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। कैसे? एक्टिविटी करते हुए भी और बैठे हुए भी। इट डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स, डायनामिक, स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स सिटिंग पोजीशन में अगर आपने कई जिमनास्ट देखे होंगे वो बैठे बैठे कई एक्शन कर लेते हैं विदाउट इम्बैलेंसिंग द बॉडी, ठीक है। और कई बार आपने देखा होगा समर सॉल्टिंग करते हुए, जैसे आप पंजाबी में कलाबाजी या खड़बाजी बोलते हो, वो करने के बाद मूवमेंट्स में वापस अपनी जगह पर बिल्कुल सही लैंडिंग करनी या बिल्कुल बैलेंस के साथ करना, दैट इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है ना बेटा। अब इसमें एक वर्ड आता है CG। CG होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक इमेजिनरी लाइन जो हमारी कॉन्टेक्ट टू द ग्रेविटेशनल अर्थ से है, ताकि हमें बैलेंस करने में वो हेल्पफुल होती है ड्यूरिंग द एक्टिविटीज ऑफ व्हेन वी आर। जैसे हम अगर देखें कि जो छोटे इन द सेंस हाइट में मिडिल या कम हाइट वाले हैं ना, वो ज़्यादा स्पीड से दौड़ रहे हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी नियर टू द, जितने ज़्यादा लंबे होते हैं उनके लिए दौड़ना बहुत मुश्किल, क्योंकि उनकी बॉडी इम्बैलेंस चलती है कंपेयर। कभी ध्यान देना, जो बहुत लंबे लोग होते हैं वो रनिंग ऐसे नहीं करते हैं, वो तकरीबन इम्बैलेंस होते हैं, आगे भी करते हैं। अगर कभी ध्यान दिया हो तो उन्हें रनिंग करते हुए, जो छोटे होते हैं वो इतने नहीं, उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ वो आगे आसानी से भाग जाते हैं, ठीक है बेटा। इतनी बात कंफर्म हो गई।